हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक आपका बहुत ही इंटरेस्टेड आज से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जियोग्राफी में जो भी हमारे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी जो भी क्वेश्चन आपके 2022 यानी 2022 में क्वेश्चन हमारे जियोग्राफी में पूछे गए हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और उसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता चल गया कि मैम हमारा क्या टॉपिक होने वाला है आज का। यानी आपका सितंबर या अगस्त में मेंस का एग्जाम होगा, प्री का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो जो भी हमारे 2022 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है जो जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसका आज आंसर राइटिंग करेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत इजी है और ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें। यानी हमारे भारत के महाराष्ट्र, आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इस रीजन में हमारा क्या पाया जाता है, आपका दक्कन ट्रैप यानी दक्कन का पठार पाया जाता है। तो बोला गया है कि दक्कन ट्रैप में जो भी हमारी प्राकृतिक संसाधन है यानी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस है, क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेस इस रीजन में हमारा पाया जा सकता है, उसकी क्या करना है, हमें चर्चा करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैम पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो हमारे दक्कन ट्रैप से पूछा गया है। वहां पे कौन कौन से हमें नेचुरल रिसोर्सेस मिलने की संभावना हो सकती है, उन्हीं सारी संभावनाओं को लिखना है। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह क्या है कि हमारे प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन करें। प्राथमिक चट्टान, जिन्होंने भी रॉक सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर देंगे, क्योंकि प्राथमिक चट्टान किसे बोलते हैं, तो आग्नेय चट्टान को बोलते हैं। अब आपको बताना है आग्नेय चट्टानों की विशेषता को बताना है और क्या बताना है कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो आप सबको पता है कि जो हमारी प्राथमिक चट्टानें यानी जो हमारी इग्नियस रॉक होता है वह दो तरह का होता है, एक बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरा आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो पहले तो इसकी विशेषता को लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे चक्रवात प्रवण यानी जब हमारा साइक्लोन आता है किसी भी रीजन में तो हम लोग पहले से क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं यानी उसका अनुमान लगाते हैं। तो बोला गया है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतनाओं के लिए निर्धारित रंग संकेत यानी जो कलर कोडिंग होता है उसके बारे में, उसके अर्थ की क्या करना है, चर्चा करना है। यानी हमने क्या कहा कि जब भी किसी क्षेत्र में क्या होता है, आपका साइक्लोन आता है यानी चक्रवात आता है तो वहां पे क्या किया जाता है ना, आपका पहले से क्या कर दिया जाता है, वार्निंग दे दिया जाता है। और उसको कैसे दिया जाता है, तो चार तरह के हमारे कलर यूज होते हैं, उसी को कलर कोडिंग बोला जाता है। एक आपका रेड होता है, एक ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। तो इन चारों कलर का मतलब क्या होता है, रेड मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ग्रीन मतलब क्या है कि थोड़ा सा संभावना है चक्रवात आने की, ठीक है, येलो मतलब क्या है कि आप तैयार रहें, चक्रवात कभी भी आ सकता है। तो उसी को हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में समझाना है। तो आपने क्वेश्चन तो देख लिया, ठीक है, कि हमारे तीन क्वेश्चन हैं, कैसे पूछा गया है। तो अब किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है, यानी उसे कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को ना लिखने का हमारे पास एक ही तरीका है जिसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे यूपीएससी प्रीवियस ईयर मतलब मेंस में, तो उसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। यानी किसी भी क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। यानी जब हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं कि दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें, तो इसमें इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कौन हो जाएगा, तो मैम हमारा दक्कन ट्रैप हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, दक्कन ट्रैप को, कि दक्कन ट्रैप हमारा कहाँ पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है, वो सारी बातें हमारा इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके मेन बॉडी पर, यानी उस क्वेश्चन के हम लोग क्या आते हैं, मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी में हमें क्या लिखना रहता है,
जो टॉपिक हमसे पूछा गया है, यानी जो एग्जामिनर हमसे पूछा है और उसका आंसर चाहता है, उससे हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो अपने मेन बॉडी में लिखते हैं। मेन बॉडी क्या है कि प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की क्या करें, चर्चा करें। यानी जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे जो दक्कन ट्रैप में मिल सकती है, जिसकी पॉसिबिलिज्म है, उसे हमें क्या करना है, अपने मेन बॉडी में लिखना है। ठीक है, फिर एक हमारा आता है कंक्लूजन, यानी हमारा लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन आता है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो भी कुछ अच्छा कुछ प्रभाव होगा, कुछ इसका बुरा प्रभाव होगा, तो वो सारी हम लोग बातें कहाँ लिखते हैं, अपने कंक्लूजन में लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी आंसर को टैकल करने का आपको तरीका पता चल गया कि मैम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी, यानी सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, तो जो भी टॉपिक पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे दक्कन ट्रैप पूछा है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। इसमें हमारा कौन सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, तो मैम प्राथमिक चट्टान का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या होता है। इसमें हमारा साइक्लोन चक्रवात का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। फिर अब हमारे मेन बॉडी में इसे लिखेंगे, और इस क्वेश्चन में हमारा मेन बॉडी कौन हो जाएगा, तो इसकी विशेषता और प्रकार। ठीक है, और इसमें हमारा मेन बॉडी कौन हो जाएगा, कलर कोडिंग, यानी रंग संकेत। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ना क्या करते हैं, मैप पर देखते हैं। फिर आपको मैं यहाँ पे आंसर लाई हूँ, सभी आंसर को क्या करेंगे बहुत अच्छे से, और इसे डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी संसाधन की संभावना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैप पर देखते हैं कि जो हमारा दक्कन ट्रैप है वह हमारे किस रीजन में पाया जाता है। सबसे पहले जियोग्राफी का मतलब ही क्या होता है, मैप। अगर आपको मैप नहीं आता है तो जियोग्राफी तो जाने से रहा। आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा ना कि हम मैप जरूर बनाए। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे दक्कन ट्रैप पूछा गया है मैम, दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ना मैप का सहारा लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं दक्कन ट्रैप है वह किस रीजन में पाया जाता है। तो मैप आप बनाएंगे ऐसे, जितने मैप की आवश्यकता रहती है उतना मैप आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या कहा कि मैम जो हमारा दक्कन ट्रैप है ना, वह हमारे आपके देखो यहाँ पर लिखा है, पहले मैं मैप पर बताऊंगी। ठीक है, दक्कन ट्रैप, देखो दक्कन ट्रैप जो कि भारत के पश्चिमी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, भारत के पश्चिमी और हमारे मध्य भाग में स्थित है। यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या लिखा, दक्कन ट्रैप के बारे में, जो कि हमने बताया कि जो हमारा दक्कन ट्रैप है वह कहाँ स्थित है, तो मैम यह हमारे भारत के पश्चिमी भाग और कहाँ, मध्य भाग में। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मैप पर लोकेट करेंगे कि मैम हमारा जो भारत का पश्चिमी भाग है और जो मध्य भाग है वहां पर क्या पाया जा रहा है, आपका दक्कन ट्रैप, यानी दक्कन का पठार पाया जा रहा है। तो भारत का पश्चिमी भाग हमारा कुछ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है, भारत का मध्य भाग, तो भारत के मध्य भाग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का कुछ भाग भी कवर हो जाएगा, उड़ीसा का भी कुछ भाग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपके प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग हो जाता है। इसे अब हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर में कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय, सॉरी आपका दक्कन का पठार हो गया। तो आपको भी ऐसे ही क्या करना है, थोड़ा सा पहले मैप पर बनाना है कि दक्कन का पठार यानी दक्कन ट्रैप मैम हमारा पाया किस रीजन में है, तो वहीं पर हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यह हमारे भारत के पश्चिमी और आपके मध्य भारत में पाया जाता है। एक बार पहले मैं इमेज बना लूं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपके दक्कन ट्रैप का इमेज, जिसमें हमने आपको दिखा दिया कि यह हमारे भारत के पश्चिमी भाग और कहाँ पाया जा रहा है, आपके मध्य भारत में। तो इसे थोड़ा सा हम लोग मैप पर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा गुजरात वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमने तो देख लिया कि मैम जो हमारा दक्कन ट्रैप है वह कहाँ पाया जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या है ये हमारा दक्कन ट्रैप है। ये हमारा क्या हो गया, आपका दक्कन ट्रैप।
जो कि हमारे भारत के पश्चिमी भाग और मध्य भारत में पाया जा रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मैम हमारे इस दक्कन ट्रैप में कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेस की संभावना है। तो मैं आपको ना एक आइडिया ऐसे ही दे रही हूँ कि आपको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस हो। देखो, जब नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश में जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमें कौन सी संसाधन मिल सकती है इस दक्कन ट्रैप में। तो देखो, अगर मैं एमपी की बात करूं तो आपके एमपी में क्या है, घने जंगल है। घने जंगल का मतलब क्या हो गया, डेंस फॉरेस्ट। तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस। यानी यहाँ पे हमें एमपी में क्या देखने को मिलेगा, आपको नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। मैं आपको डिटेल में अभी करवाऊंगी, लेकिन पहले आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, जो कि हमें एमपी में देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल्स रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया, खनिज संसाधन। जैसे कोयला हो गया, कोयला हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये टॉप 3 प्रोड्यूसर स्टेट है। जो कि पहला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आपका रिसोर्सेस क्या हो जाएगा, मिनरल मिनरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो कि क्या हो जाएगा, आपका कोल हो जाएगा। ठीक है, कोल हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके झारखंड, आपके उड़ीसा उड़ीसा और कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, जहां पर हमारा क्या है, दक्कन ट्रैप है। तो दूसरा रिसोर्सेस कौन हो गया, मिनरल रिसोर्सेस हो गया। पहला कौन सा हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैम हमारे एमपी में क्या होता है, सॉरी हमारे महाराष्ट्र में क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है ना, ये मैंने कौन सा कलर ले लिया भाई, इस रीजन में हमारा क्या होता है, इस रीजन में हमारा ब्लैक सोयल पाया जाता है। ब्लैक सोयल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, आपके कपास की खेती और ज्वार की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो हमने क्या देखा कि हमें एक और रिसोर्सेस मिल गया, जो कि क्या है, सोयल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यानी मृदा संसाधन। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अब आपको पता होगा कि मैम हमारे इस प्रायद्वीपीय भारत से क्या निकलती है, बहुत सारी नदियां, जैसे आपकी कृष्णा, गोदावरी और इधर हमारी नर्मदा नदी निकलती है। तो इन नदियों से हमारा क्या बन सकता है, जल विद्युत परियोजनाएं बनाया जा सकता है। तो हमारा चौथा रिसोर्सेस क्या हो सकता है, आपका चौथा रिसोर्सेस हो सकता है, चौथा रिसोर्सेस क्या होगा, वाटर रिसोर्सेस। वाटर वाटर रिसोर्सेस, यानी 4 हमने आपको रिसोर्सेस तो ऐसे मैप पर ही बता दिया कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेस देखने को मिलेगा। तो पहला, मैम मध्य प्रदेश में घना जंगल है, तो वहां पे हमें नेचुरल रिसोर्सेस यानी घना जंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। फिर हमने आपको मिनरल रिसोर्सेस के बारे में बताया, खनिज संसाधन, जो कि आपके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, जहां पे हमारा दक्कन ट्रैप पाया जाता है। ठीक है, हमारा तीसरा रिसोर्सेस क्या हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि मैम हमारे गुजरात और महाराष्ट्र वाले में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है आपके कपास की खेती के लिए। तो हमारा तीसरा रिसोर्सेस कौन हो गया, सोयल रिसोर्सेस यानी मृदा संसाधन। ठीक है, फिर हमने कहा कि प्रायद्वीपीय भारत में ना बहुत सारे पहाड़ भी स्थित है, तो उन पहाड़ों से निकलती है नदियां। जब नदी निकलती है तो उन नदी के पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल विद्युत और सिंचाई में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें चौथा रिसोर्सेस क्या मिल गया, वाटर रिसोर्सेस। अब ये सारे रिसोर्सेस का आपको एक आइडिया मैप के थ्रू मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, आंसर इसका कैसे लिखना है, उस आंसर को लिखने का टेक्निक जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला आंसर है। तो अब हम लोग आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। हमने आपको क्या कहा है, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे, सेकंड मेन बॉडी, फिर थर्ड कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन अब हम लोग पढ़ते हैं और समझेंगे, और ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखना है, दक्कन ट्रैप हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। ठीक है, दक्कन ट्रैप जो कि भारत के पश्चिम और मध्य भाग में स्थित एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र है। यानी जो हमारा दक्कन ट्रैप है ना, वो कैसे बना है, तो आप सबको पता है कि मैम पहले हमारा यहाँ पे ना आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ठीक है, और यहीं पर क्या था, आपका हॉट स्प्रिंग था। हॉट स्प्रिंग किसे बोलते हैं, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और यहीं से हमारा इंडिया क्या हुआ है,
यानी इंडिया क्या हुआ है, हमारा नॉर्थ की तरफ क्या हुआ है, मूव किया है, और यहाँ पे जाके आज हमारा इंडिया क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। तो जब हमारा इंडिया क्या हुआ था, आपके इस हॉट स्प्रिंग के पास था, तो इस रीजन में हमारा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा लावा, यानी वोल्केनिक इरप्शन से क्या हो गया है, लावा जम गया है। उसी को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। तो वही आपके आंसर में लिखा गया है, देखो कि दक्कन ट्रैप जो कि भारत के पश्चिम और मध्य भाग में स्थित है, जो कि एक विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। थोड़ा सा आप इसे आंसर राइटिंग में ऐड करना चाहेंगे अपने मैप के थ्रू तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है, एम्पल, यानी भरपूर है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या हमने कहा, देखो अब थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ बेसाल्ट चट्टाने, उपजाऊ मिट्टी, यानी अब कौन कौन से रिसोर्सेस यानी खनिज पाया जाता है, संसाधन पाया जाता है, उन सब संसाधनों का नाम आपसे बता रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी बेसाल्ट रॉक मिलता है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया है गुजरात और महाराष्ट्र वाले में ब्लैक सॉयल मिलती है, जो कि क्या होती है, हमारी फर्टाइल सॉयल यानी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी और विभिन्न खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र जल संसाधन और भूतापीय ऊर्जा के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से क्या होती है, जब ऊर्जा निकल के आती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आपने हॉट स्प्रिंग पढ़ा होगा हमारे वोल्केनिक इरप्शन में, वह कैसे होता है, तो जियोथर्मल एनर्जी के कारण ये होता है। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल में नहीं बता सकते। ठीक है, तो देखिए इतना हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता दिया कि दक्कन ट्रैप के बारे में हमने बताया कहाँ पाया जाता है और इसमें कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेस मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के मेन बॉडी पे, जो कि क्या पूछा है कि कौन कौन सी संसाधनों की संभावना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका मेन बॉडी आता है, संसाधन की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से संसाधन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है और मिलता है। तो इसमें पहली संसाधन क्या है, हमारी खनिज संसाधन यानी मिनरल्स रिसोर्सेस। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दक्कन ट्रैप में लौह अयस्क यानी आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, डोलामाइट एवं क्वार्ट जैसी क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि हमारे दक्कन ट्रैप में कौन कौन सी रिसोर्सेस यानी मिनरल रिसोर्सेस पाई जा सकती है। तो आपको पहले तो क्या करना होगा, लौह अयस्क बताना होगा, मैग्नीज बताना होगा, बॉक्साइट बताना होगा। इतना भी आप बता देंगे, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैम यहाँ पे हमारे दक्कन ट्रैप वाले रीजन में हमारा लौह अयस्क पाया जा रहा है, तो जहां पर भी आपको पता है लौह अयस्क पाया जाता है, वहां पर क्या बनता है, आपका इंडस्ट्री लगता है। अब जहां पर भी इंडस्ट्री लगेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसका आर्थिक महत्व आपसे पूछ दे तो आर्थिक महत्व भी आपको बताने आना चाहिए कि मैम जहां पर लौह अयस्क पाया जाएगा उस रीजन में डेफिनेटली आपके बहुत सारे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगे, और जब इंडस्ट्री लगेगा तो वहां पे लोग बहुत दूर से क्या जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे। तो ये इसका आर्थिक महत्व हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या आता है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में यानी एनर्जी रिसोर्सेस, अब इसे देखना है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा संसाधन में सबसे पहला आपका आ जाता है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा आप दूसरे क्लास में देखेंगे, लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी दक्कन ट्रैप क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, जो कि खासकर कोंकण भूतापीय प्रांत में है, यानी जो हमारा कोंकण क्षेत्र पाया जाता है वहां पर क्या संभावना है कि वहां पे जियोथर्मल एनर्जी मिल सकता है, संभावना है, अभी मिलता नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा, अब आता है आपका जल संसाधन। जल संसाधन में हमें क्या देखना है कि दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, एक मिनट, देखो ये जो जल संसाधन वाला है ना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। ये जो हमारा तीसरे नंबर का है, यह क्या है, वाटर रिसोर्सेस। हमने आपको जो कि बता चुके हैं हम कि आपके प्रायद्वीपीय भारत में क्या होंगी, नदियां निकलेंगी और उन नदियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल विद्युत
परियोजनाएं तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सी नदी निकलती है? आपकी नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, जैसी नदियों में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, ये हमारा हो गया वाटर रिसोर्सेज। यानी पहला हमारा मिनरल रिसोर्सेज, दूसरा हमारा एनर्जी रिसोर्सेज और तीसरा हमारा हो गया वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे और कौन कौन सी रिसोर्सेस है। तो अब हमारा आ जाता है उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल सोयल। अब ये कैसे हमारे एक तरह से रिसोर्स के रूप में काम करेगा उसे देखते हैं। देखिए, दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी, जो कि हम आपको मैप पर बता चुके हैं कि काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा पाई जाती है और गुजरात में भी कुछ कुछ पाई जाती है, जिस कारण क्या होता है वहां पे कॉटन यानी कपास की खेती होती है और कॉटन इंडस्ट्री आप देखते हैं कि गुजरात में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो रोजगार के अवसर को भी क्या करती है, उपलब्ध कराती है। तो दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। ठीक है, कपास, ज्वार और अन्य फसलों के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो हमारा चौथा रिसोर्सेस क्या हो गया, उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल सोयल। ठीक है, अब हमारा आता है एग्रीकल्चर यानी कृषि। अब देखो, एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक दशा मतलब कंडीशन क्या चाहिए कि जहां पे फर्टाइल सोयल यानी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हो और जहां पर जल की उपलब्धता हो, जो कि दोनों चीजें हमारी कहाँ पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। तो उस रीजन में क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगी। देखो, दक्कन ट्रैप की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण यह क्षेत्र क्या होता है, कृषि के लिए भी क्या होता है, आपका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अपने दक्कन ट्रैप के संसाधनों का थोड़ा सा महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। यानी हमने संसाधन क्या क्या चर्चा कर लिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेस को देख लिया, तो पहला रिसोर्सेस आपको थोड़ा सा दिमाग से भी लगाना है, क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स यानी जैसे हमने एमपी में देखा डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, तो जो हमारा जंगल होता है, वन होता है, वो भी तो हमारा एक तरह का रिसोर्सेस हो गया। संसाधन का मतलब क्या होता है, हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर वो चीज जो कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारे चाहत यानी वांट्स को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। तो वही क्या होती है, आपकी रिसोर्सेस होती है। तो पहला रिसोर्सेस क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस। हमारा दूसरा क्या आ जाता है, आपका आ जाता है मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल्स रिसोर्सेज, जो कि हमने कहाँ देखा, आपके झारखंड में देखा, उड़ीसा में देखा और कहाँ देखा, आपके छत्तीसगढ़ में देखा। तो क्या देखा मैम, हमने कोयला देखा। ठीक है, कोल। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट है जो कि कोल का क्या करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और फिर हमने तीसरा आपका क्या देखा, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस। चौथा हमने क्या देखा, सोयल रिसोर्सेस, सॉयल रिसोर्सेस। और हमारा पांचवा क्या आ जाता है, पांचवा आपका आ जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को भी ऐड कर देना। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बना के खुद से भी कोशिश करना है कि हम लोग क्या करें, आंसर राइटिंग लिखना चाहे, क्योंकि लिखना किसको है, आपको ही जाके लिखना है, हम तो आएंगे नहीं और ये ऐसा मिलेगा नहीं कुछ सिस्टम की देख देख के हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसकी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महत्व क्या है भाई, उसे अब हम लोग देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप के संसाधनों का महत्व, अब क्या क्या महत्व है। तो देखिए, दक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्योगों यानी हमारे इंडस्ट्रीज में किया जाएगा, जैसे कि खनन, ऊर्जा और उत्पादन और कृषि में किया जाता है। यानी जो हमारा उद्योग है तो उसमें हम लोग लौह अयस्क का तो यूज करते ही हैं, तो आपका उसमें होगा, ऊर्जा में होगा, ठीक है, कृषि में होगा। जिससे क्या हो सकता है कि इन संसाधनों का उचित उपयोग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यानी इन सब संसाधनों का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि मैम हमारे दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें, जो कि पहले हमने आपको क्या किया है, इसको मैप के थ्रू बता ही दिया है। आपको भी पहले एक रफ कॉपी लेना है और वहां पे इंडिया का मैप ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि वहां पे
पहले तो किस रीजन में पाया जाता है, फिर हम लोग आइडिया लगाएंगे कि इस रीजन में हमारी कौन कौन सी रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके प्राथमिक चट्टानों की विशेषता और प्रकारों का वर्णन करें। प्राथमिक चट्टान यानी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो गया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या होगा कि मैम सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राथमिक चट्टान का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ये बता देंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसके मेन बॉडी में यानी मेन टॉपिक पे क्या आएगा, तो इसकी विशेषता आएगा कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या आ जाएगा टाइप यानी प्रकार। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने आग्नेय चट्टानों पे। इसमें निष्कर्ष छूट गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का ये निष्कर्ष भी है। तो देखो अब हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा देखिएगा भाई। देखिए तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर का सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया कि आपको प्राइमरी रॉक यानी इग्नियस रॉक का सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए आपके प्राथमिक चट्टाने जिन्हें हम लोग आग्नेय चट्टान भी मतलब कहा जाता है, जो कि आपके मैग्मा तथा लावा के ठंडा होने तथा जमने से बनता है। ये मैम ने क्या बोल दिया, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम पे भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया। अब पृथ्वी सतह के नीचे क्या होता है, मैग्मा तो पता है ना, पिघली हुई चट्टानों को क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जब वही मैग्मा हमारी पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाता है उसे लावा बोलते हैं। तो कभी कभी हमारा मैग्मा क्या होता है, आपके पृथ्वी सतह के अंदर उपस्थित दरारों में ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, यानी इग्नियस रॉक किसे बोलते हैं, जब हमारा मैग्मा क्या होता है, आपके पृथ्वी सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसे इग्नियस रॉक बोलते हैं। आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई बात नहीं है, और इसको तो लिखना ही है लिखना। ठीक है, तो पता चल गया कि मैम प्राथमिक चट्टाने जिनको हम लोग आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, जो कि मैग्मा या लावा के ठंडा होने तथा जमने से बनता है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारे क्वेश्चन का है, पूछा क्या गया है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं यानी इसके थोड़ा सा विशेषता को बताना है। ठीक है, तो देखिए अब इसकी विशेषता को हम लोग थोड़ा सा बताएंगे, और हम तो थोड़ा सा विशेषता लेकर आए हैं, लेकिन आप ज्यादा विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी पहली विशेषता क्या है, क्रिस्टलीय संरचना, यानी जो हमारी इग्नियस रॉक होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। ये क्रिस्टलीय संरचना होता है क्या, तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए प्राथमिक चट्टानों में खनिज क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, यानी जो हमारी इग्नियस रॉक होता है, आग्नेय चट्टान होता है, उसमें जो हमारा खनिज उपस्थित होता है वह किस रूप में होता है, तो क्रिस्टल के रूप में होता है। अब क्रिस्टल बड़ा होगा कि छोटा होगा वह किस बात पर निर्भर करता है, रेट ऑफ कूलिंग पे। मतलब कि देखो हमने क्या कहा कि प्राथमिक चट्टानों में खनिज क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिस्टल बड़ा होगा कि छोटा होगा, वह किस बात पर निर्भर करता है, तो क्रिस्टल बड़ा होगा कि छोटा होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो कूलिंग है यानी जो ठंडा होने का क्या है, यहाँ पर लिख लो रेट ऑफ कूलिंग, यानी जो ठंडा होने का समय है अगर वह क्या होगा, हाई होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, क्रिस्टल बड़ा होगा कि छोटा होगा वह किस बात पर निर्भर करता है, कि वही बता रही हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख रही हूँ फिर आपको बताऊंगी। रेट ऑफ कूलिंग अगर क्या है, हाई है, और दूसरा हमारा केस क्या बनता है, रेट ऑफ कूलिंग अगर क्या है, स्लो है। देखो तो हमने क्या कहा कि अगर हमारा रेट ऑफ कूलिंग यानी जो ठंडा होने का दर है वह क्या है, हाई है, तो आपका छोटा क्रिस्टल बनेगा। यानी कैसा बनेगा क्रिस्टल, तो स्मॉल क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल बनेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर रेट ऑफ कूलिंग आपका क्या है, स्लो है मतलब ठंडा ठंडा हमारा जो मैग्मा है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका लार्ज क्रिस्टल बनेगा। यानी लार्ज क्रिस्टल बनेगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझा रहे। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारा हमारी जो
आग्नेय चट्टानें हैं उसकी पहली विशेषता क्या है कि प्राथमिक चट्टानों में खनिज क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तो हमने आपसे पूछा, फिर हमने कहा कि जो मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि मैम जो हमारा क्रिस्टल है वह बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो यह किस बात पर निर्भर करता है? तो यह आपके रेट ऑफ कूलिंग पे निर्भर करता है, यानी जो ठंडा होने का दर है उस पे निर्भर करता है। अगर रेट ऑफ कूलिंग क्या है आपका हाई है, यानी जो ठंडा होने का दर है वह क्या है, जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, तो आपके क्या बनेंगे, स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। और अगर आपका रेट ऑफ कूलिंग क्या है, स्लो है, यानी ठंडा हो रहा है मैग्मा धीरे धीरे, तो वहां पे आपके लार्ज क्रिस्टल यानी बड़ा क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अगर हाई होगा तो छोटा क्रिस्टल, और अगर स्लो होगा तो बड़ा क्रिस्टल बनेगा। क्या, स्लो और हाई, तो मैग्मा के ठंडा होने का दर, ठीक है। तो देखिए इसकी पहली विशेषता क्या हो गई, क्रिस्टलीय संरचना। अब आते हैं इसके दूसरी विशेषता पे। दूसरी विशेषता क्या है, विविध खनिज संरचना, यानी जो हमारी इग्नियस रॉक होती है इसमें हमारे जीवाश्म ईंधन तो नहीं पाया जाते लेकिन बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से खनिज हो सकते हैं, तो आपके क्वार्ट्ज हो सकता है, फेल्ड स्पर हो सकता है, माइका यानी अभ्रक हो सकता है, ठीक है। अब तीसरी विशेषता क्या है, कठोरता, यानी प्राथमिक चट्टानें आमतौर पर कठोर कठोर होती है और घर्षण प्रतिरोधी होती है, लेकिन क्या होता है कि आपके प्राथमिक चट्टानों पर अपक्षय यानी वेदरिंग तथा इरोजन यानी अपरदन का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि कठोर है तो अब ये एकदम अमर हो जाएगी, नहीं, इसमें भी क्या होता है आपके वेदरिंग और इरोजन का क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा चीज है, चट्टान है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, उसे वेदरिंग बोलते हैं। तो हमने आपको विशेषता में बस 3 ही बात बताया है, और आप क्या कर सकते हैं, और कुछ बातें इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो एक पार्ट है, एक पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट, यानी इसके विशेषता को हमने देख लिया। अब इसके प्रकार पर आते हैं, प्रकार क्या है, कितने प्रकार का यह हमारा इग्नियस रॉक पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके अगर हम लोग प्रकार पर आते हैं, प्रकार पर, तो आपका जो इग्नियस रॉक है वह 2 तरह का पाया जाता है। पहला आपका बाह्य आग्नेय चट्टान, और दूसरा क्या होता है आपका आंतरिक, ओहो मैंने डायग्राम गलत बना दिया, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये होगी हमारी आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। यानी जो हमारी चट्टानें होती है वह 2 तरह की पाई जाती है, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आंतरिक आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हमारा मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी सतह के अंदर ही क्या होता है, दरारों में फंसकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जब हमारा मैग्मा क्या होता है, आपके पृथ्वी सतह के ऊपर आकर क्या होता है, ठंडा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान का आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका बेसाल्ट हो सकता है, बेसाल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स को लिख के आना है। और आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रकार हो गए आपके आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान। अब थोड़ा सा आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखिएगा कि आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण तब होता है जब मैग्मा या लावा हमारे पृथ्वी सतह के अंदर ही क्या होता है, ठंडा हो जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण तब होता है जब हमारा कोई मैग्मा या लावा पृथ्वी सतह के ऊपर आकर ठंडा होता है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स को लिखना है, जैसे ग्रेनाइट आंतरिक, बेसाल्ट बाह्य, ठीक है। ये हो गया आपके चट्टानों के प्रकार। अब आपको कंक्लूजन क्या करना है, खुद से लिखना है। अब थोड़ा सा आपके आग्नेय चट्टानों की महत्व क्या है उसको हम लोग कंक्लूजन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन आप खुद से लिखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, बस आपका लास्ट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी
चेतनाओं के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। यानी जब हमारे किसी रीजन में साइक्लोन आता है तो वहां पे हम लोग वार्निंग देते हैं कलर के रूप में, कलर कोडिंग होता है, ठीक है। आपका येलो होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। तो इनका अर्थ क्या होता है, उसी अर्थ को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा कुछ और चीजें भी ऐड करना है। ये नहीं कि जो पूछा उसी को 150 वर्ड में लिखना था, ठीक है, 150 शब्दों में लिखना था। तो सबसे पहले मैम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन देंगे, उसका इमेज बना के हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे लिखना है, आप सारा लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग चक्रवात का इमेज बनाइएगा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैम हमें क्या करना है, तो हमें साइक्लोन का क्या करना है, साइक्लोन का हमें थोड़ा सा इमेज ड्रॉ करना है। तो साइक्लोन के लिए क्या होता है, हमारा लार्ज सी सरफेस होता है, यानी बड़ा समुद्री सतह होता है। और होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे समुंदर बना लेते हैं तभी तो बनेगा। ये हमारा समुंदर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या बन जाता है, बीच में आपका बन जाता है लो प्रेशर, यानी जब समुद्र के सतह का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, तो जहां पर भी गर्म पानी होता है वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर उठेंगे और चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, प्री का एग्जाम ऐसे ही नहीं क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है, और जब सारी हवा इकट्ठा होती है तो यहाँ पे जो हवाओं का मूवमेंट होने लगता है एक साइक्लिक फॉर्म में होने लगता है, और यही साइक्लिक फॉर्म क्या कहलाती है, हमारी साइक्लोन कहलाती है, चक्रवात। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है कि जो हमारी हवाओं का मूवमेंट होता है कुछ हमारा इस शेप में होने लगता है। अब ये जहाँ पे भी साइक्लोन फॉर्म होता है उस रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर उस रीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि भारी वर्षा होती है। तो ये तो हमने कर दिया आपके साइक्लोन का इमेज ड्रॉ, ठीक है, साइक्लोन का इमेज ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखना है। साइक्लोन क्या होता है, जब हवाएं क्या होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, वो सारी बातें, ठीक है। तो साइक्लोन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब हमें क्या देखना है, इसके मेन पार्ट पर आते हैं। मेन पार्ट क्या है कि इसका जो रंग संकेत होता है उस रंग संकेत की चर्चा करना है। तो उस हम लोग क्या आते हैं, रंग संकेत पर आते हैं। तो देखिए आपके साइक्लोन के लिए तीन तरह के, जनरली तो तीन तरह के रंग होते हैं। एक आपका होता है, एक आपका होता है रेड, चलो रेड को पहले नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक आपका होता है ग्रीन, ग्रीन होता है। दूसरा होता है आपका येलो, येलो। तीसरा होता है आपका रेड, ठीक है। तीन ही तरह के कलर्स का जनरली यूज होता है। देखो अब किसी भी क्षेत्र में अगर आपके ग्रीन कलर का अलर्ट किया जाता है, मतलब ग्रीन कलर से वार्निंग दिया जाता है, तो इसका मतलब है ना कि चक्रवात अभी आने की संभावना है, ठीक है, ये संभावना को व्यक्त करता है। येलो का मतलब क्या होता है कि चक्रवात आ सकता है, उसका स्पीड कितना हो सकता है, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से हवा आ सकती है, ठीक है। तो लोगों को सतर्क रहने के लिए बोल दिया जाता है। और रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, रेड मतलब खतरा, ठीक है। रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे समुद्र के किनारे जितने भी हमारे लोग हैं, यानी जो हमारे पीपल्स हैं, लोग हैं, अब उनको क्या किया जाए, यहाँ से खाली कराकर कहीं ऐसे जगह पर स्थित, मतलब उनको सेट कर दिया जाए ताकि वहां पे चक्रवात का प्रभाव न देखने को मिले। क्योंकि समुद्र के किनारे क्या होती है, बहुत सारी आपकी बस्तियां बसी होती हैं, तो यहाँ से क्या किया जाता है, लोगों को खाली कराकर जल्दी जल्दी से वैसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर चक्रवात ना हो। या हो सकता है कि जैसे कोई कच्चे मकानों में रह रहा हो तो उसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या करेंगे, कच्चे मकान से पक्के मकान में रख सकते हैं, क्योंकि उस रीजन में क्या होने वाला है, चक्रवात बहुत तेजी से आएगा, और इतना तेजी से आएगा कि बहुत घरों को अपने झपेट में ले लेगा,
तो रेड अलर्ट का मतलब यही होता है कि लोगों को अब यहाँ से हटाकर दूसरे जगह पे क्या कर दीजिए, कुछ समय के लिए आप सेट कर दीजिए। तो रेड अलर्ट बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि संभावना है। येलो का मतलब क्या हो गया कि जो हवा है वह 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ सकती है। रेड का मतलब क्या है कि आपको अब यहाँ से खाली करके दूसरे स्थानों यानी सेफ्टी प्लेसेस पे जाना होता है, ठीक है। तो जनरली 3 कलर का ही हम लोग यूज करते हैं। अब इसके क्या क्या अच्छा प्रभाव हो सकता है, आपको थोड़ा सा लिखना है। और जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा, ये क्वेश्चन आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का ही है, लेकिन आपके जियोग्राफी में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो वहां से आप लोग थोड़ा सा और इसे अच्छा से तैयार कीजिएगा। हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इसको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आपको कैसा लगा सेशन, आप लोग एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते। कर दीजिए स्टॉप।